हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं उसकी पीडीएफ जो आप लोगों ने परचेस किए, और उसी के लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर उस पीडीएफ के माध्यम से पूरी की पूरी क्लास को कवर कर रहा हूँ, जो आगे 5 से 6 क्लासेस में पूरी कवर हो जाएगी इंडियन पॉलिटी। और इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासेस जो है कि रेगुलर चलाई जा रही हैं, जिसमें 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी अगले 5 से 6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हम केवल 10-11 क्लासेस में ही पूरी की पूरी घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे पॉलिटी के, वो कंप्लीट होगी। ऐसे 10-12 क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी। और एक चीज और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस तरीके से हमने सारे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, साइंस कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी कंप्लीट, एनवायरमेंट कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 पीडीएफ ही रह गई थी केवल शॉर्ट नोट्स की तैयार करने के लिए, जिसकी अपडेट मैंने आज दोपहर में ही लॉन्च कर दी थी। और सारी पीडीएफ जो है कि अब अवेलेबल है व्हाट्सएप पर, आप मैसेज करके उसे परचेस कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप उसे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी क्लास के साथ अगर उस प्रिंट आउट को लेकर बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तो चीजें और भी बेहतर हो सकेंगी। क्योंकि घटना चक्र में जितना भी लिखा था उसके अलावा जो मेरे पास अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपका आरओ एआरओ में और यूपी पीसीएस में बेहतर परफॉर्म होगा और बेहतर नंबर आपके आएंगे। और जो छात्र आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे केवल एकमात्र चैनल है ग्लैंस एकेडमी, जो पूरी मेहनत के साथ हमारी टीम ने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए हैं। जो 2,500-3 हजार पेजेस की जो मोटी मोटी बुक थी कंप्लीटली, उसको हमने 300-400 पेज में कंप्लीट कर दिया, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म तरीके से आप इसको इंटरकनेक्टेड फॉर्म में पढ़ेंगे और चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि सर इसकी पीडीएफ हमें भी लेनी है, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए मोर सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां पर आप मैसेज करके इसका पूरा इंक्वायरी कर सकते हो, पेमेंट प्रोसेस को जान सकते हो, कहां से पीडीएफ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। डेमो पीडीएफ मैंने आज ही पब्लिश कर दी है, टेलीग्राम चैनल में आप जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप उसको भी देख सकते हो किस तरीके से हैंड रिटन नोट शॉर्ट को बनाया गया है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो हमारी कल क्लास रुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पर अगर पहली बार आए प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी क्लासेस की सभी अपडेट्स वहां पर दी जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर और इंटरपैरेलेशन, ये सभी चीजों को पढ़ लिया था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे संसद से संबंधित सारी प्रक्रियाओं के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगले पॉइंट के तहत विधेयक संबंधी वाचन। कई बार ये प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि विधेयक के बारे में, कि कोई अगर एक विधेयक बनता है या बिल जो होता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है अधिनियम के तौर पे, तो उस पर कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे चर्चा होती है, कहाँ कहाँ पे चर्चा होती है, लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्य विधानसभा में, इन सभी के बारे में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी विधेयक संबंधी जो वाचन होता है, यानी उस पर जो चर्चा होती है, वो 3 स्टेप को फॉलो करती है। और यही 3 स्टेप आपके राज्य विधेयक पे, अगर कोई राज्य विधानसभा विधेयक लेकर आ रही है, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लोकसभा में या राज्यसभा में जो प्रस्तुत होते हैं विधेयक, उनकी चर्चा करें, तो पहला वाचन होता है दोस्तों, इसको पूरा स्थापित इन सदन, यानी जो पहला वाचन होता है, यानी कि पहला स्टेप, अगर आपने सदन में उसको प्रस्तुत कर दिया, फिर चाहे आप लोकसभा में प्रस्तुत करिए या राज्यसभा में। जैसे अगर मैं धन विधेयक के संबंध में कहूं, तो इसको तो हम केवल लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बाकी संविधान संशोधन विधेयक हो गया, या नए राज्यों का निर्माण हो गया, या नागरिकता संबंधी विधेयक हो गया, या किसी भी प्रकार का जो विधेयक होता है, उसको आप चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कर दीजिए या राज्यसभा में, तो उसी को कहा जाता है आपका प्रथम वाचन। और ये प्रथम वाचन कंप्लीट हो गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दूसरा वाचन। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, समझनी है। दूसरे वाचन में विधेयक पर प्रॉपर चर्चा की जाती है। अब चर्चा कौन करेगा? जो व्यक्ति, यानी जो मंत्री या जो सदस्य है, सांसद सदस्य, वो जब इसको रखता है पहले वाचन के तौर के बाद, दूसरे स्तर पे सभी सांसद इस पे चर्चा करते हैं और एक आम बहस करते हैं कि भाई विधेयक का ये बिंदु सही है, विधेयक का ये बिंदु खराब है, ये बिंदु में संशोधन करना चाहिए, इस बिंदु में इस जनजाति को लक्षित करना चाहिए, समाज के इस वर्ग को लक्षित करना चाहिए। ये सभी चीजें उस पर चर्चा हो रही होती हैं। और फिर उसके बाद सभी सांसद मिलकर विधेयक को एक प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है। संयुक्त समिति में जो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है, ताकि कम समय में दोनों सदनों के सदस्य मिलकर आपस में बैठकर उस पर सलाह मशवरा कर लें, उनके बिंदुओं पर चर्चा कर लें
और या तो फिर आपको प्रवर समिति को दे दिया जाता है कि विधेयक के कुछ लूप होल्स जो होते हैं, कमी होती है, सुधार होता है, संशोधन होता है, प्लस पॉइंट होते हैं, इन सभी पे डिटेलिंग चर्चा की जाती है और इसी समय विधेयक पर खंडसा विचार किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खंडसा विचार। जैसे मान लीजिए कि अभी महिला आरक्षण बिल आया कि हम सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। अभी आपने देखा 106 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2023 में प्रस्तुत किया गया, पारित भी हो गया, राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई। तो इसमें कई सारे क्लॉज होंगे दोस्तों कि हम लोकसभा में देंगे, पहला क्लॉज, दूसरा राज्यसभा में देंगे, तीसरा राज्य विधानसभा में देंगे, चौथा क्लॉज हो सकता है कि महिलाओं में SC ST को अलग देंगे, पांचवा क्लॉज सभी जनरल कैटेगरी की महिलाओं की बात करें। तो ये जो अलग अलग जो पॉइंट है, इन पॉइंटों पर जो अलग अलग चर्चा की जाती है सेकंड वाचन में, इसी को हम खंडसा कहते हैं। कंप्लीटली जो है कि हम रिवीजन नहीं, यानी कंप्लीटली हम विधेयक पे चर्चा कब करेंगे? थर्ड वाचन में। अब उसके बाद आता है फिर थर्ड वाचन, जो कि मूल स्वरूप यथा संशोधित विधेयक, यानी जिस प्रकार का पहले वाचन में प्रस्तुत किया गया था, अगर उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई संशोधन नहीं करना था, किसी पॉइंट को काटना नहीं था, किसी पॉइंट को ऐड नहीं करना था, तो मूल स्वरूप हो गया। और अगर हमने उसमें कोई संशोधन किया, चाहे वो प्रवर समिति के द्वारा किया गया या संयुक्त समिति के द्वारा किया गया या दोनों सदनों के में आम बहस के दौरान जो किया गया, तो किसी भी प्रकार के विधेयक पर मतदान एवं पारित किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? मतदान होता है। अगर वो राज्यसभा सदन में प्रस्तुत किया गया तो वहां पर मतदान होगा, अगर वो लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया गया तो वहां पर मतदान होगा, और उसके बाद उसे पारित कर दिया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। यानी अपने सदन से पारित करके आप दूसरे सदन में भेजते हो, दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया फॉलो होती है, और उसके बाद जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाता है और ये कानून बनने के लिए मंजूरी देने के लिए चला जाता है। तो जो दूसरा वाचन था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं पर समितियों के द्वारा इस पर विचार किया जाता है, यहीं पर आम बहस होती है, यहीं पर विधेयक पर खंडसा चर्चा की जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछता है कि विधेयक पर जो मतदान होता है वो कौन से वाचन में होता है? तो तीसरे वाचन में होता है, क्योंकि मतदान आपका अंतिम चरण है और मतदान के द्वारा पारित करने के पश्चात उसे क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं मंजूरी देने के लिए। तो ये विधेयक संबंधी 3 वाचन थे दोस्तों, जो आपसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं UPPSS में, RO में, UPSC में। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसको आह्वान भी कह सकते हो या आहूत भी कह सकते हो या बुलाना भी कह सकते हो। किसी भी शब्द को आप देख सकते हैं एग्जाम में कि आह्वान करना, आहूत करना, बुलाना। जबकि आर्टिकल नंबर 118 के तहत कहा गया है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता ऑलवेज लोकसभा स्पीकर सबसे पहले करेगा। अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी दोस्तों मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम राज्यसभा के उपसभापति से कराएंगे। सभापति नहीं करेगा, क्योंकि सभापति तो आपका उपराष्ट्रपति है और वो एक बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे पद आता है, इसलिए वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसकी जगह उपसभापति के द्वारा कराया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का ये प्रावधान होता है, मतलब संयुक्त बैठक का ये प्रावधान होता है, और इसमें विधेयक को जो पारित किया जाता है वो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और इसीलिए इसमें हमेशा सरकार जीत जाती है। सरकार के जीतने का मतलब हो गया लोकसभा जीत जाती है, क्योंकि दोस्तों साधारण बहुमत का तो मतलब यही हो गया कि जितने भी सदस्य आए हैं संयुक्त बैठक में शामिल होने। मान लेते हैं कि कोरम तो देखिए जरूरी है, कोरम गणपूर्ति तो जरूरी होती है किसी भी विधेयक पे चर्चा करने के लिए। तो 55 की संख्या कंप्लीट होने के बाद आप अगर 70 लोग भी आए हो और 70 में से अगर 35 यानी 50% प्लस 1 यानी 36 लोगों ने अगर उस पर मतदान दे दिया और उस पर सहमति दे दी तो विधेयक पास हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है संयुक्त बैठक का, फिर कोई प्रावधान नहीं निकलता कि गतिरोध कब होता है, जब लोकसभा या राज्यसभा के बीच में गतिरोध होता है, और ऐसी स्थिति में लोकसभा अल्टीमेटली जीत ही जाती है संयुक्त बैठक में, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? यहां पर भी आपको विशेष बहुमत कराना चाहिए था, पूरी विशेष प्रकार से चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे साधारण बहुमत से हम पारित कर देते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर आपको बतानी थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है कि एक तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों पे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। आप पूछेंगे क्यों नहीं होता है सर? तो देखिए राज्यसभा के पास कितनी शक्ति है, केवल इसको 14 दिन तक ही तो रोक सकती है राज्यसभा। इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें सिफारिश कर सकती है, लेकिन वो मानना या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करता है। हालांकि यह भी परंपरा है कि लोकसभा के धन विधेयक पर राज्यसभा कोई संशोधन भी नहीं करती है, और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो बार बार राज्यसभा विरोध की स्थिति की वजह से, विरोध के कारण संयुक्त बैठक के प्रावधान में लेकर आएगी बार बार धन विधेयक पर भी, और धन विधेयक अगर पारित नहीं हुआ
तो सबसे बड़ा चुनौती खड़ी हो जाएगी सरकार के पास, क्योंकि सरकार को तुरंत अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी देश चलाने के लिए आपको चुना गया है और देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए और वही पैसा आप पारित नहीं करा पाए, धन विधेयक पास नहीं करा पाए, तो इसका मतलब आप पर लोगों को भरोसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखेबाजी क्या होती है कि हम किसी भी व्यक्ति के भरोसे अपनी दुकान के गल्ले को नहीं छोड़ के जा सकते, किसी व्यक्ति के पास अपना पर्स नहीं दे सकते कि क्या पता वो मेरा 100 रुपए निकाल ले, क्या पता मेरा 1000 रुपए निकाल ले, क्या पता वो मेरी पॉकेट चोरी कर ले। तो ऐसे में हम पूरे देश का अरबों रुपया जो है कि किसी एक सरकार को ऐसे ही नहीं दे सकते जिसका कोई विश्वास ही ना हो सदन में। तो इसीलिए धन विधेयक अगर पारित नहीं हुआ तो पूरी की पूरी जो है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। और अगर बाय डिफॉल्ट बजट अगर चोरी से लीक हो गया या बजट जो है कि प्रस्तुत होने से पहले ही खुल गया, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है और वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, न कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद की। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अगर हम बात करें कि मान लीजिए लोकसभा में सरकार के द्वारा कोई ऐसा विधेयक लाया गया जिससे आधारभूत संरचना पर इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसे प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है संविधान संशोधन के माध्यम से जिससे राज्यसभा या राज्यों की शक्ति कम हो रही है, और ऐसे में अगर राज्यसभा के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के बावजूद ये विधेयक पास नहीं हुआ और उसे संयुक्त बैठक में ला दिया गया, तो लोकसभा फिर अपनी मनमानी करेगी और सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से उसे पारित कर लेगी। इसीलिए संविधान के द्वारा जो संशोधन किया था, संविधान संशोधन और धन विधेयक, इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए इसको संयुक्त बैठक में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर बात हो गई। अब चलते हैं संयुक्त बैठक की दोस्तों अध्यक्षता कौन करेगा। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 118 के 4 में कहा गया है कि स्पीकर करेगा, अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति आंसर मत लगा के आना, नहीं तो फिर बाद में रोओगे। फिर यहां देखते हैं प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 1961 में हुई थी। यानी पहली बार जो संयुक्त बैठक गठित हुई थी, जो दहेज निरोधक विधेयक पास किया गया था अधिनियम 1959 में, लेकिन उस पर गतिरोध होने की वजह से 1961 में संयुक्त बैठक हुई। दूसरी बार जो संयुक्त बैठक बैठी थी वो बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1977 पर बैठी थी 1978 में, और तीसरी बार संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक बिल 2000 पर बैठी थी सन 2000 में। यानी 3 बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त बैठक का गठन किया। क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत आसानी से, तो हमें लगता है कि संयुक्त बैठक का गठन तो आसानी से हो जाता होगा, हालांकि अभी तक ऐसा कोई मौका ही नहीं पड़ा 3 बार के सिवाय कि हमें संयुक्त बैठक का गठन करना पड़ा। वहीं आर्टिकल नंबर 107 का 3 क्लॉज कहता है कि लोकसभा में लंबित विधेयक 17 वसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कुछ प्रावधान होते हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जो लोकसभा के 17 वसान होने पर या भंग होने पर या सरकार के न चलने पर व्यपगत होंगे कि नहीं होंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इनसे भी संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पर डील करेंगे। तो कह रहा है कि लोकसभा में अगर कोई लंबित विधेयक है और 17 वसान हो गया तो व्यपगत नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक विधेयक आया मानसून सत्र में। कब आया दोस्तों? मानसून सत्र में आ गया जून जुलाई में, और उस विधेयक पर कुछ चर्चा हो पाई, मान के चलिए कि 3 दिन लगभग या 4 दिन लगभग उस पर चर्चा हो पाई, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हुआ। तब तक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 17 अवसान कर दिया गया, सत्र का अवसान हो गया। ये कहा गया कि अब शीतकालीन सत्र चलेगा सीधे नवंबर में। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी वजह से बंद हुआ, 17 अवसान करना तो नियम है। तो ये विधेयक यहीं कहीं लंबित पड़ा रहेगा, और जब दोबारा जो है कि सदन का गठन किया जाएगा, मतलब सदन का संचालन किया जाएगा आपके शीतकालीन सत्र में, तो दोबारा इस विधेयक को सामने रखा जाएगा कि साहब पिछले मानसून सत्र में हमने 3 दिन 4 दिन इस पर चर्चा की थी और अब इस पर पूरी चर्चा करके इसको पारित करा लीजिए। तो इसीलिए 17 वसान की स्थिति में व्यपगत नहीं होगा। जबकि लोकसभा के अगर विघटन पर लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है या लोकसभा से पारित तथा राज्यसभा में लंबित विधेयक है तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई विधेयक आया और इसी विधेयक को मान लेते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे मानसून सत्र में, और अचानक लोकसभा का विघटन कर दिया गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है कि अपना सामूहिक उत्तरदायित्व खो चुकी थी, सामूहिक विश्वास खो चुकी थी। तो ऐसे में एक ऐसी सरकार जो कि निलंबित हो चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है, उसके द्वारा कोई जरूरी तो है नहीं कि अच्छी मंशा से ही जो है कि वो विधेयक लाया गया हो, इसलिए उस विधेयक को भी खत्म कर दिया था। मान लीजिए उस सरकार के द्वारा विधेयक पारित हो गया जल्दी जल्दी में और राज्यसभा में पहुंचा दिया गया, तब तक लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा गिर गई। तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को फिर निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। राज्यसभा फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीके से आप इतना समझ लो कि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा से कनेक्ट हो गया, कहीं पर भी वो लोकसभा की स्थिति में प्रवेश करता है, चाहे लोकसभा
में वो लंबित हो या लोकसभा से पारित हो गया हो या लोकसभा में प्रस्तुत हुआ हो, और अगर लोकसभा का सत्रावसान होने के अलावा उसका विघटन होता है, उसका जो है कि भंग हो जाती है लोकसभा या सरकार समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को भी समाप्त कर दिया जाता है। यही एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखोगे कि राज्यसभा से अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है और अगर, ध्यान देना, राज्यसभा में ही वो रह गया और लोकसभा तब तक विघटित हो गई तो कोई इशू नहीं है, लोकसभा विघटित हो गई तो भी वो विधेयक बचा रहेगा। लेकिन अगर राज्यसभा से पारित होकर और वो चला जाता है कहाँ पर, आपके इसमें लोकसभा में चला जाता है और लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ऐसे में वो विधेयक भी जो है कि व्यपगत हो जाता है, क्योंकि उसने लोकसभा से अपना संपर्क बना लिया, यानी लोकसभा के कांटेक्ट में वो आ गई। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, और तो कुछ नहीं। तो इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो कहिए यस सर, और नहीं हुई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं कि विधि या कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही उसे एकत्रित किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 265 में कहा गया है। यानी कोई भी राज्य सरकार या कोई राज्य प्रशासन बिना किसी विधि के या बिना किसी लॉ के या बिना किसी कानून के न तो किसी व्यक्ति से टैक्स वसूल कर सकती है, न ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है। और जबकि अनुच्छेद 266 में क्या वर्णित है, तो भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, ये दोनों ही आर्टिकल नंबर 266 में भारत और राज्य दोनों की संचित निधियों के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 266 के अनुसार कहा गया कि भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है और इससे धन निकालने हेतु आपको संसद में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक या विनियोग अधिनियम पास कराना अनिवार्य है। अर्थात अगर आप धन विधेयक से किसी भी प्रकार का धन निकालना चाहते हो सरकार के रूप में, तो आपको पहले संसद से अनुमति लेनी होगी, और संसद से जो अनुमति है वो आर्टिकल नंबर 114 के तहत एक विनियोग विधेयक पास करना होता है। अगर वो विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तो संसद के द्वारा धन की अनुमति नहीं दी जाती है और सरकार उस धन का प्रयोग नहीं कर सकती है। यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जरा बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 112 के 3 क्लॉज में भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है उनकी चर्चा की गई है। अच्छा, भारित व्यय क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे व्यय होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, भत्ते हो गए या कुछ सुविधाएं हो गई, ऐसी चीजों को इसमें शामिल किया था जिन पर आप मतदान नहीं कर सकते। अब जैसे राष्ट्रपति का कोई वेतन है, अब मतदान करके ये थोड़े कहोगे कि मुझे ये राष्ट्रपति अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका वेतन 2 लाख रुपए कर दो, और मुझे ये राष्ट्रपति बहुत पसंद आ रहा है इसका वेतन 10 लाख रुपए कर दो। भाई इस पर मतदान नहीं होगा, उनकी वो सैलरी है वो फिक्स है, और इस वजह से उनके जो भारित व्यय है उन पर मतदान नहीं होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से व्यय ऐसे हैं जो भारित व्यय में आएंगे। जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता आएगा, राज्यसभा के जो सभापति है, इट मीन्स की उपराष्ट्रपति और उपसभापति, इसी तरीके से लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते आएंगे। भारत सरकार की जो ऋण भार है, अब मान लीजिए भारत सरकार का जो हम ऋण पढ़ते ना कि जीडीपी का इतना प्रतिशत है, राजकोषीय घाटा इतना प्रतिशत है, वर्ल्ड बैंक का इतना जो है कि लोन है, इतना ऋण है, इस पर भी किसी प्रकार का जो है कि मतदान नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मतदान करके कि विपक्ष तो हमेशा कटौती प्रस्ताव लाएगा, हमेशा मतदान करेगा और कहेगा भाई इनका कटौती करो, इनका पैसा कम करो। तो ये नहीं कहोगे ना कि वर्ल्ड बैंक का जो है कि 5 करोड़ रुपए देना, लेकिन हम बस 2 ही करोड़ देंगे, 3 करोड़ जीरो हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं तो वर्ल्ड बैंक अगली बार जीरो ही थमा देगा, तो आपको जरूरत पड़ने पर वो 1 रुपए नहीं देगा, क्योंकि भाई उसका तो पैसा आपको देना पड़ेगा ना। आप चाहे जैसे भी करो, आप अपनी जरूरतों को पूरा ना करो, कम करो, लेकिन आपको वर्ल्ड बैंक का पैसा देना पड़ेगा जो आपने दूसरे से उधार लिया है, दूसरे देशों से लिया है। तो आपको ऋण में कोई भी मतदान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन के ऊपर जो है कि किसी प्रकार का भारित मतदान रहेगा, इस पर कोई भी चर्चा या मतदान नहीं होगा। कैग के वेतन, भत्ते, पेंशन, यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। तो आप समझ गए कि इसमें क्या हो रहा है, वेतन, भत्ते या ऋण वगैरह ये सब एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स सैलरी होती है जो हर महीने दी जाती है और इस पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हीं को कहा जाता है भारित व्यय। फिर यहां समझते हैं कि अनुच्छेद 267 के अकॉर्डिंग आकस्मिकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 266 में संचित निधि, लेकिन अब 267 में क्या कहा जा रहा है, आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान किया जाता है और यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका व्यय संसदीय स्वीकृति से पूर्व किया जाता है। मतलब अगर आपको धन विधेयक अगर चाहिए, धन विधेयक से पैसा निकालना चाहते हैं यानी संचित निधि से, तो आपको संसद की अनुमति चाहिए होती है। संसद से अनुमति लेने के लिए 114 के तहत विनियोग विधेयक पास करना होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो अपना पैसा दे सकता है। लोग जो पब्लिक का पैसा होता है, जो आकस्मिकता निधि होती है, कहने मतलब इमरजेंसी में जो काम आता है,
तो उस पैसे को राष्ट्रपति दे सकता है और इसके लिए किसी भी संसद से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। वहीं बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया, हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया शब्द, वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मैंने शब्द बताया? वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी एक वर्ष का जो फाइनेंशियली, जो एक वर्ष का जो वित्तीय यानी कि फाइनेंस की जो डिटेल्स है, इसके बारे में जो जानकारी होती है वो आर्टिकल नंबर 112 के तहत दी जाती है और इसी को हम आम भाषा में बजट कहते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय की होती है। समझ गए? तो कभी कभी प्रश्न के ऑप्शन में आर्थिक कार्य विभाग आ जाता है या कभी कभी वित्त मंत्रालय आता है, और वित्त मंत्रालय के साथ आपको एक और ऑप्शन देता है वाणिज्य मंत्रालय, जिस पर जो है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अब यहां पर आप देखोगे कि अनुच्छेद 266(2) के तहत कहा जा रहा है कि लोक लेखा का प्रावधान भी किया गया है। ध्यान देना, 266(1) में क्या दिया गया था? संचित निधि, और 267 में क्या दिया गया? आकस्मिकता निधि। 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा होती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, जो लोगों के जो पैसे होते हैं, इसका नियंत्रण कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के पास होता है और धन निकालने हेतु संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो जाएगा कि सर हमने 3 धनराशियां पढ़ ली, आप फिर से बता दो। तो पहला आप समझिएगा ध्यान से कि 266(1) के तहत कहा जाता है कि एक संचित निधि होगी, जो किसकी होगी? केंद्र की अलग, राज्य की अलग, लेकिन इसी आर्टिकल के अंतर्गत होती है। और अगर केंद्र सरकार को पैसा निकालना संचित निधि से, तो वो संसद की पूर्व अनुमति लेगी, संसद से मंजूरी लेगी आर्टिकल नंबर 114 के तहत वित्तीय विधेयक के माध्यम से। और अगर 267 की बात करें तो 267 में कहा गया है आकस्मिकता निधि, जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वहीं 266 में ही जो सेकंड क्लॉज होता है, इसमें आपका लोक लेखा का प्रावधान होता है। लोक मतलब पब्लिक, जो पब्लिक के अकाउंट्स होते हैं, जो पब्लिक के फंड्स होते हैं, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जो हमारी पेंशन वगैरह जो पैसे कटते हैं वो इसी में जाते हैं, ताकि बाद में ये आपको रिटर्न मिल सके। तो इसका नियंत्रण कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति करता है और इससे धन निकालने के लिए आपको संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आर्टिकल नंबर 266(1) में संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी परमिशन की। वहीं आर्टिकल नंबर 113 पे अब हम चलते हैं, क्योंकि 112 तो बजट के बारे में था। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले जो व्यय हैं, इनकी मांग को लोकसभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है और इसे ही अनुदान की मांग कहा जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है, जिसपे कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और मुझसे कई बार इन लोगों ने प्रश्न भी पूछा है स्टूडेंट्स ने। तो आज इस चीज को क्लियर कर देता हूं, आप बहुत आराम से समझिएगा। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि संचित निधि पे जो भारित व्यय होते हैं, जो सामान्यतः पेंशन, वेतन, भत्ते होते हैं, इन पर तो कोई मतदान नहीं होता, इन पर कोई लोकसभा में चर्चा नहीं होती। लेकिन इनके अतिरिक्त जो और व्यय होते हैं ना, होने वाले, जो परिवर्तित होते हैं, कभी किसी साल ज्यादा चाहिए होते हैं, किसी साल कम चाहिए होते हैं। जैसे मनरेगा को कोई पैसा देना है, रेलवे को कोई पैसा देना है, कोई जल मंत्रालय को पैसा देना है, तो ये फिक्स नहीं है। कभी 60 लाख करोड़ दे दिए, कभी 10,000 दे दिए, कभी 50 करोड़ दे दिए, कभी एजुकेशन मंत्रालय को दिए। तो ये जो व्यय होते हैं दोस्तों, ये धनराशि निकालने के लिए आपको लोकसभा की स्वीकृति जरूरी होती है। और यहाँ पर एक विधेयक यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको हम अनुदान की मांग कहते हैं, यानी डिमांड फॉर ग्रांट। और ये कौन करेगा? ये सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ही तो पैसे को लेगी और सरकार ही उस पैसे का प्रयोग करेगी। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे हम अनुच्छेद 110 के तहत जरा मनी बिल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा कई बार पूछा था 110 के अनुसार। तो हम देखेंगे, किसी कर का अधिरोपण यानी कि कोई टैक्स है जिसको लगाया जा रहा है, उत्सादन का मतलब जो है कि उसको उत्सर्जित किया जा रहा है, या यूं कहें कि ग्रहण किया जा रहा है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है, और इसका परिहार इट मीन्स कि उसको समाप्त किया जा रहा है। तो टैक्स से रिलेटेड कोई भी अगर बात है तो आपके धन विधेयक के अंतर्गत आएगी। भारत सरकार द्वारा जो धन उधार लिया जाता है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि से जो धन निकाला जाता है यह भी धन विधेयक में आएगा। किसी व्यय को संचित निधि पर अगर भारित कर दिया जाए तो यह भी धन विधेयक पे आएगा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को हमने संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर दिया, तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। और आधार कार्ड का जो विधेयक था दोस्तों, उसे भी धन विधेयक के तौर पर रखा गया था, जिससे राज्यसभा में विपक्षी दल को ये मौका ही नहीं मिला कि आधार कार्ड पे वो कुछ चर्चा कर पाए, आधार कार्ड की कमियों को उजागर कर पाए और आधार कार्ड के बिल को रोक पाए।
क्योंकि धन विधेयक की अगर श्रेणी में आ गया तो 14 दिन से अधिक आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। सिफारिश वगैरह आप दे सकते हो, लेकिन वो लोकसभा मानेगा कि नहीं मानेगा ये डिपेंड करेगा। और लोकसभा का स्पीकर ही तय करता है कि ये विधेयक पर्टिकुलर धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो आधार कार्ड को जो है कि उन्होंने धन विधेयक घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर हम कुछ कथनों की बात करेंगे जो बिल्कुल सही माने जाएंगे। आपको समझना है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब यहाँ पर आप समझना कि आर्टिकल नंबर 117 में वित्त विधेयक की बात की जाती है, जबकि आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की बात की जाती है। तो कई बार जो है कि यहाँ पर इन दोनों से मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि वित्त विधेयक से कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन धन विधेयक से आता है। वित्त विधेयक में भी पैसे से संबंधित ही बात होती है और धन विधेयक में भी। तो प्रत्येक धन विधेयक पैसे से रिलेटेड है, इसलिए वित्त विधेयक में आ सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक वित्त विधेयक को अगर धन विधेयक घोषित कर दिया जाएगा तो उसमें फिर राज्यसभा को चर्चा और मतदान करने से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि चर्चा तो करती है राज्यसभा, लेकिन मतदान नहीं कर सकती, और ऐसे में मनमाने तरीके से उसको पारित करा लिया जाएगा। वहीं वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और धन विधेयक भी तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर या सहमति होती है, धन विधेयक पर भी होती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, जबकि धन विधेयक को नहीं कर सकती। वित्त विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन धन विधेयक पर नहीं है। यही तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, संयुक्त बैठक में। और आगे चलते हैं, इनके बारे में और समझते हैं कि अगला पॉइंट है कि धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति इसीलिए इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही हमने राष्ट्रपति महोदय से एक अनुमति ले ली है कि भाई हम देश के लिए एक धन विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब आपके समक्ष उसे लाया जाएगा मंजूरी देने के लिए, तो आनाकानी मत करना, चुपचाप मंजूरी दे देना, क्योंकि हम पहले ही आपको बताकर धन विधेयक एक लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर दो टर्म आती हैं अलग अलग, जिनको हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जैसे एक अभी हमने पढ़ा अनुदान की मांग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहा गया कि ग्रांट कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। लेकिन एक शब्द होता है दोस्तों, इसके लिए तो वर्ड होता है अनुदान की मांग, ठीक है। एक वर्ड होता है लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। अगर हम बात करें तो विनियोग विधेयक के पारित न होने पर या लंबित होने पर संघ सरकार को खर्च के लिए लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से संचित निधि से अग्रिम धनराशि प्रदान कर सकती है, अर्थात बजट लंबित होने पर। अब इसको सीधी भाषा में समझो कि अगर सरकार को धन विधेयक से या संचित निधि से धन विधेयक के माध्यम से पैसा निकालना है, तो उसे एक अनुदान की मांग लेकर आनी पड़ेगी। और अनुदान की मांग किससे पारित होगी, आर्टिकल नंबर 114 के तहत विनियोग विधेयक के माध्यम से। यानी बजट पास कराने के लिए ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर मान लो बजट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल गई, 4-5 मतलब 3-4 महीने चल गई, 2 महीने 3 महीने तक चलती रही, और बजट प्रस्तुत हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया, या फिर हम कहते हैं विनियोग विधेयक पास नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पा रहा है अभी, और उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन सरकार को उन 2 दिनों 3 दिनों 1 दिन के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो पैसा सरकार के खर्च के लिए लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से दे सकती है। और ये संचित निधि से ही दिया था, एक अग्रिम धनराशि के रूप में, कहते हैं ना कि एडवांस दे दिया गया और बाद में उस धनराशि को काट लिया जाता है। और इस पर कब दिया था, जब बजट लंबित होता है, यानी अभी पारित होने में टाइम लग रहा है। इसी तरीके से आप समझोगे कि लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है। अब लेखानुमोदन की बात करें तो देखोगे कि सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और आय पक्ष से संबंधित है। अंतरिम बजट कब होता है दोस्तों, जब पहली बार सरकार का गठन होता है, और सरकार का गठन सामान्यतः कब होता है, मई जून में होगा। अभी देखोगे आप कि 2024 में चुनाव है, मार्च अप्रैल के आसपास चुनाव होंगे, मई में रिजल्ट आएगा, और मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में नई सरकार का गठन होगा। फिर चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या गठबंधन हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सरकार जो बनेगी वो कब बन रही है, अब आपके जुलाई में बनेगी, ठीक है। और बजट कब पारित होता है, फरवरी में होता है। तो जुलाई से फरवरी तक, या यूं कहें कि 2-3 महीने के लिए खर्चे के लिए एक बजट चाहिए होता है सरकार को, जिसे वो अंतरिम बजट कह देती है। और अंतरिम बजट का मतलब ही होता है, बजट शब्द का मतलब ही होता है आय और व्यय दोनों, जबकि लेखानुमोदन का मतलब होता है कि सरकार को कुछ पैसे व्यय करने अपने खर्च के लिए, क्योंकि वो वित्तीय विनियोग को अभी पारित नहीं करा पा रही है, धन विधेयक के तहत वो अभी पारित नहीं करा पा रही है। तो ऐसे में ये एक बेसिक अंतर है। वहीं लेखानुदान को स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अब जैसे कोई केंद्र सरकार है, वो 1 फरवरी को बजट अपना पास नहीं करा पाई, उसको 1 महीना लग गया, तो ऐसे में 1 महीने की कार्यप्रणाली के लिए
राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार या संघ सरकार कुछ पैसे को ले सकती है, लेकिन अंतरिम बजट जो होते हैं वो चुनाव से पूर्व कार्यवाहक सरकार और चुनाव के बाद नियमित सरकार दोनों ही प्रस्तुत करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, सामान्य वित्तीय विधायन चरण क्या है, यानी कि बजट को पास कराने के लिए मैंने अभी आपको बताया था सामान्य विधेयक को पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। आज की क्लास हमारी स्टार्ट ही इसी पॉइंट पर हुई, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि बजट को जो प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, आर्टिकल नंबर 112 में, तो इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि पहले तो बजट का प्रस्तुतिकरण करो। अच्छा, बजट प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। किसके कहने पे करता है? राष्ट्रपति के कहने पर करता है। यानी कि राष्ट्रपति कहता है कि भाई मेरी सरकार को अपने खर्चे के लिए और देश के खर्चे के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो बजट प्रस्तुत करो। और बजट कौन प्रस्तुत करेगा? फिर वित्त मंत्री करेगा। फिर सदन में, और सदन में भी कहाँ, लोकसभा में रखा जाता है। इस पर बजट पे चर्चा की जाएगी और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, विनियोग विधेयक। और फिर वित्त विधेयक को भी पारित किया था, और यही वो विनियोग विधेयक है आर्टिकल नंबर 114, जिसके तहत पास होने के बाद 266 में जो संचित निधि है वहां से धन निकालकर सरकार अपने खर्च के लिए प्रयोग कर सकेगी। और उसके बाद एक वित्त विधेयक को भी पारित किया जाता है। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए जो आवश्यक विधेयक है, इससे भी कई बार ये प्रश्न बन जाता है और आप लोग बहुत बार डाउट में होते हो। तो मैंने क्या किया कि एक जगह पे ही सारी चीजें लिख दी कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जिसपे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे अगर संसद के द्वारा नए राज्यों का गठन किया जाए तो नए राज्य के गठन के विधेयक पर क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। अच्छा, नए राज्य का गठन तो केवल संसद ही कर सकती है ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 इन दोनों का प्रयोग करके ही नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। और इसके बारे में मैंने डिटेल्ड करके दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था। वहीं धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, जिससे राष्ट्रपति इन्हें पुनर्विचार के लिए भेज न सके। वहीं राज्यों की सीमाओं में फेरबदल विधेयक पर, यानी कि अगर कोई फेरबदल करना है, इट मीन्स कि आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कोई नए राज्य का गठन करना फेरबदल करके, तो इसको आप कह सकते हो यहां पर राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने पे। और ऐसे कराधान जिसमें राज्यों का हित शामिल हो, अगर मान लो कोई ऐसे टैक्स सिस्टम को लगाना है जिसमें राज्यों का हित भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो जीएसटी की बात करें, जीएसटी में आपको सेंट्रल और स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देना पड़ता है। इस टैक्स में राज्य भी प्रभावित है और केंद्र भी प्रभावित है। तो ऐसे में आपको राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप इसे प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये 4 प्रकार के विधेयक ऐसे होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक, क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर रखा जाता है? तो हम कहेंगे नहीं रखा जाता है। वहीं एक और पूछा जाता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर रखा जाता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि धन विधेयक पे राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है, बस वो केवल चर्चा करती है, वाद विवाद करती है, 14 दिन के अंदर लौटा देती है। लेकिन अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन पर किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती है। अगर विवाद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में आप संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं कर सकते हो, 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम कुछ अलग प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं, जरा इनकी बात करें जो सदन में कई बार प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। जैसे एक होता है आपका निंदा प्रस्ताव, एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, एक होता है स्थगन प्रस्ताव, एक होता है मित व्ययिता प्रस्ताव, फिर सांकेतिक प्रस्ताव। हालांकि अलग अलग प्रस्ताव होते हैं, इनका एक एक दो दो लाइन में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए ताकि आप इसको सही कर सकें। तो इसमें हम पहले चर्चा करेंगे निंदा प्रस्ताव की। अब यहां पर मुझे बताइएगा कि निंदा किसकी की जाएगी। जनरली जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, उसी की तो आलोचना की जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आपकी आलोचना होनी शुरू होती है, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा यह समाज, ये दुनिया, ये देश हमेशा उन लोगों की आलोचना और उन लोगों की टांग खींचता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं, जो प्रगति कर रहे होते हैं। तो सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है? सरकार बैठती है, तो आलोचना सामान्यतः उन्हीं की जाती है और निंदा भी उनकी की जाती है। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहां पे देखना है कि सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना अगर की जाती है तो उसे हम निंदा कहते हैं। अब विपक्षी दल के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार की ये नीति अच्छी नहीं है, महिला आरक्षण बिल की नीति अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, ओबीसी एससी एसटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, राज्यों के लिए अलग से सीट होनी चाहिए थी, बहुत प्रकार से आलोचना की जा रही थी। हालांकि मैंने
पिछले मंथ की जो सितंबर की मैगजीन आई थी उसमें डिटेल जो है कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में पढ़ाया था। मैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी कवर करा रहा हूँ पिछले 6 महीने से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी 2024 को टारगेट रखते हैं अपना तो। और अगर आप लोग आरओ और यूपीपीएससी को टारगेट रख रहे हैं तो आप इसके लिए आप हमारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस देख सकते हैं। और अगर शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे लग रहे हो, ऐसे दिख रहा हो कि गागर में सागर भरने का काम कर रहे हो या सागर में गागर कह दो, जो भी कहावत है, तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल कर स्टडी कर सकते हैं और हमारी क्लास के साथ डेली उससे अपडेट हो सकते हो नए नए पॉइंट से, ताकि चीजें और बेहतर हो सके आपकी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बेहतर हो सके। इतनी बात क्लियर होगी। कहां से पीडीएफ मिलेगी? तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया व्हाट्सएप, जिस पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हो और वहां से आपको पेमेंट प्रोसेस फॉलो करने के बाद अपना पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो ये तो हो गई निंदा की सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना। और कौन करेगा? विपक्षी दल करेगा, सरकार या सरकार के मंत्री तो करेंगे नहीं। वहीं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो ऐसा प्रस्ताव लाके, तो पहली चीज कि सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। अब मान लीजिए कोई जनजातीय मंत्रालय है, कोई जनजातीय मामलों का, तो सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा है कि भाई किसी जनजाति के साथ शोषण हो रहा है, तो उस मंत्री को ध्यान आकर्षित कराया जाएगा सदन में। या जल संकट की बात हो रही हो तो जल शक्ति मंत्रालय जो होंगे उनके मंत्री के प्रति ध्यान आकर्षण मंत्रालय लाया जाएगा। तो ये होता है पर्टिकुलर किसी मंत्री को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कराना। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ध्यान देना कि सदन का स्थगन 2 तरीके से होता है, 3 तरीके से। एक तो होता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है सदन को कि भाई अनिश्चितकालीन स्थगन है, कि अब कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई इस पे बहस नहीं होगी, स्थगन रहेगी, संसद में कोई कार्यवाही नहीं होगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 घंटा 2 घंटा, ये लोकसभा स्पीकर करता है। दूसरा स्थगन होता है सत्रावसान के माध्यम से, जब लोकसभा में कोई कार्यवाही नहीं होती है। और तीसरा स्थगन होता है दोस्तों वहां के सांसदों के द्वारा, लेकिन उस स्थगन के साथ प्रस्ताव शब्द भी जुड़ता है, क्योंकि वहां पे सदन की जो कार्यवाही है वो पर्टिकुलर 2 घंटे 3 घंटे के लिए बंद तो हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी कार्यप्रणाली ठप नहीं हो रही है, बल्कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए। अब इस सदन के सदस्यों में आपका सरकार के लोग भी बैठे हैं और विपक्ष के लोग भी बैठे हैं। अब जैसे कोरोना महामारी आ गई, ये एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है जिस पे चर्चा करनी चाहिए थी। कहीं बाढ़ आ गई या कहीं भूस्खलन हो गया, ये भी एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है जिस पर सदस्यों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि कल पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है 75 साल में कि 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह भी एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, क्योंकि आप ये मानो ना दोस्तों कि वो 78 सांसद नहीं थे, वो 78 लाख जनसंख्या थी दोस्तों। 78 लाख नहीं, करोड़ों में जाएगी जनसंख्या, क्योंकि एक सांसद 10 लाख जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव करता है। अगर आपने एक सांसद को निलंबित किया है तो 10 लाख लोगों की आवाज निलंबित कर दी सदन से, और आपने 78 सांसद निलंबित कर दिए, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या की आवाज को आपने दबा दिया। तो एक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है जिस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाके सदन की जो नियमित कार्यवाही चल रही होती है, जो नियमित कार्यप्रणाली चल रही होती है, उसे हम होल्ड करते हैं, उसे हम रोकते हैं और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर पहले चर्चा करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ये सारी चीजें। और अब हम समझते हैं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, धन विधेयक या बजट कोई हम कह दे, तो उस बजट पे विपक्ष के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव होते हैं जो उस बजट की कटौती से संबंधित होते हैं। पहला होता है मित व्ययिता प्रस्ताव। कहा जाता है ना, आपको घर में भी शिक्षा दी जाती है कि कम खर्चों में अपना काम चलाइए, पैसे वेस्ट मत करिए, खाने पीने पर खर्च किया करिए, कपड़े फैशन इन सब चीजों पे कम किया करो, पढ़ाई पर पैसे खर्च करो एजुकेशन के लिए। तो इसी तरीके से विपक्ष भी कहता है कि बजट की मांग से एक निश्चित राशि घटा दी जाए। एक निश्चित राशि, अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10,000 5,000 2 रुपए 1 रुपए कुछ भी हो सकती है। तो ये होती मित व्ययिता प्रस्ताव, यानी जो काम आप 2 करोड़ में कर सकते हो उसके लिए आप बजट में जो 10 करोड़ रुपए दिखा रहे हो ये गलत है, आप 8 करोड़ या 7 करोड़ रुपए इसको कम कर दो, क्योंकि 2-2.5 करोड़ में ये काम हो सकता है। वहीं एक होता है सांकेतिक प्रस्ताव। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत देना, यानी एक तरीके से कहते हैं कि अतिशयोक्ति करना, या हम किसी चीज के प्रति व्यंग करते हैं कि भाई बजट की मांग से 100 रुपए कम कर दो, यानी हम एक संकेत दे रहे हैं कि हम इस बजट से खुश नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो 100 रुपए ही कम कर दो, क्योंकि इतने सारे बजट का पैसा लेके आप क्या करोगे, 100 रुपए ही बचा दो। वहीं एक होता है नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, यानी बजट की मांग को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए, कि बजट की जो मांग करोड़ों रुपए है ना उसको घटाकर सीधे 1 रुपए कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी नीतियां बनाई गई हैं बजट के अंतर्गत, उन नीतियों से विपक्षी जो है कि क्या करते हैं, विपक्षी तालमेल नहीं बैठाते, या विपक्षी दल जो है
वो खुश नहीं होते हैं। इट मीन्स कि उन्हें लगता है कि भाई ये नीतियां जो है कि सरकार जनता के हित में नहीं बना रही है, जनता का कल्याण नहीं होगा, बल्कि इससे भ्रष्टाचार या कुछ और बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन नीतियों की जो है कि आलोचना की जाती है और 1 रुपए घटाने की बात की जाती है कि पूरा 1 रुपए कर दो। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं वहीं पे कि संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। अब ध्यान देना, मंत्रिपरिषद किसका भाग होता है दोस्तों? हमारे यहाँ कार्यपालिका का भाग माना जाता है ये, और ये कार्यपालिका आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि सदन के अंदर देखने को मिलेगी, यानी संसद के अंदर। तो ये जो मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका है, इस पे संसद के द्वारा नियंत्रण भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य करती है जो कि जनहित में, सामान्य नियम हित में, संविधान के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इस आधार पर संसद कुछ नियमों के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। जैसे स्थगन प्रस्ताव, अगर मंत्रिपरिषद सही से काम नहीं कर रही है तो उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और सामान्य कार्रवाई को रोककर पहले मंत्रिपरिषद से पूछताछ की जाएगी। दूसरा, प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल में क्या विपक्षी दल सामान्यतः मंत्री से या सरकार के सदस्यों से मंत्रिपरिषद से सवाल करता है, जो कि आपका कब होता है बताइए? 11 से 12 बजे के बीच में होता है। 11 से 12 बजे के बीच में लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, जिस समय विपक्षी दल के लोग सामान्यतः सरकार के लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का जवाब देना ना देना वो मौखिक तय होता है। फिर उन्हीं प्रश्नों के बाद अगर जो जवाब मिलता है मंत्री के द्वारा, और अगर विपक्ष का व्यक्ति या विपक्ष का सांसद उस सवाल के जवाब से खुश नहीं होता है तो उस पर तुरंत एक काउंटर रिप्लाई कर देता है, यानी कि एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लेता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ घूमने गए थे, तो आप कह दोगे कि सर मैं दिल्ली गया था घूमने, या मैं जो है कि जम्मू गया था घूमने। तो आपने जवाब दे दिया, मुझे उत्तर मिल गया मौखिक तौर पे, लेकिन मैंने कह दिया कि ठीक है, इसका प्रूफ दिखाओ कि आप दिल्ली गए थे घूमने या जम्मू गए थे घूमने। या फिर मैं ये पूछ लूं कि क्यों गए थे घूमने, तो आप कहोगे सर मैं दर्शन करने गया था जम्मू कश्मीर, या दिल्ली गया था कोचिंग करने मुखर्जी नगर में आईएएस की। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया, तो कौन सी आईएएस की कोचिंग ज्वाइन की है, तो आपने कहा सर मैंने दृष्टि आईएएस ज्वाइन की, या विजन आईएएस ज्वाइन की, या ध्येय आईएएस ज्वाइन कर ली, या वाजीराम कर ली। तो एक प्रश्न पे दूसरा प्रश्न, इट मीन्स कि अनुपूरक प्रश्न ही पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे कि लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 30 मामले उठाए जा सकते हैं। यानी जो प्रश्नकाल होता है उसमें आप जो कार्य संचालन नियम है 377, उसके तहत कहा जा रहा है कि आप एक दिन में केवल 30 मामले ही उठा सकते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं उठा सकते। और एक शब्दावली का प्रयोग कई बार किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गिलोटिन। क्या कहते हैं? गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या होता है? समापन का एक अन्य रूप है, यानी विधेयक पर बहस को बंद कर दिया जाता है। जब विधेयक पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई विधेयक पर कोई बहस नहीं होती है, उसे डायरेक्टली जो है कि गिलोटिन के माध्यम से बिना कुछ किए, मतदान के बिना ही पारित करा देते हैं। यानी यहाँ पर सरकार क्या करती है? अपनी नीतियों का बचाव करती है। और उसी तरीके से भारतीय संसद की जो संप्रभुता प्रतिबंधित है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के द्वारा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी करने का प्रावधान है कि संसद कोई भी ऐसा अत्याचारी या यूं कहे कि संप्रभु होकर कोई कानून नहीं बना सकती कि मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, वो उसकी जांच ना कर सके। जैसे ब्रिटेन में क्या संसद संप्रभु है, उसने जो कानून बना दिया वही संप्रभु माना जाता है, लेकिन भारत में, अमेरिका में उन कानूनों का रिव्यू भी किया जाता है क्योंकि वो संप्रभु नहीं हो सकती। उसी तरीके से एक आता है दोस्तों आईपीजी, यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, भारतीय संसदीय समूह। इसका गठन 1949 में किया गया था। आईपीजी की सदस्यता संसद के सभी वर्तमान सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए खुली रहती है। अर्थात जो वर्तमान में सदस्य हैं संसद के और जो पहले रह चुके, ये सब इसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आईपीजी के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष और उपसभापति आईपीजी के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। बस इससे एक आध प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है और कोई इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार एक प्रश्न दो प्रश्न आपको पॉलिटी में जरूर मिलेगा, वो है आपकी संसदीय समितियां। तो यहां समझते हैं कि संविधान में तो हालांकि इसका कोई उपबंध नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है। लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए 3 प्रकार की समितियों का प्रयोग किया जाता है। लोक वित्त का मतलब जनता के पैसे जो बजट के माध्यम से भी हो रहे हैं, ये जनता के पैसे ही तो हैं, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये 3 समितियां बैठती हैं इसके लिए। एक होता है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति और एक होती है लोक उपक्रम समिति। हालांकि और भी समितियां हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख समितियां हैं।
जैसे कि प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और टोटल के टोटल लोकसभा से ही आते हैं। जबकि लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें 22 सदस्य आते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसी तरीके से सरकारी उपक्रम की समिति, जहां पे 22 सदस्य मिलेंगे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मिलेंगे। याचिका समिति की बात करें तो यहां से भी आपको 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 10, इट मीन्स की 25 समिति होगी। तो ये देखोगे आपकी सरकारी उपक्रम और लोक लेखा, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जबकि याचिका समिति में आपको 25 सदस्य देखने को मिलेगा। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो नियत नहीं होता है। इट मीन्स कि जब तक इनका पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है तभी तक ये बनी रहती हैं, और सामान्यतः इनका कार्यकाल 1 साल का ही मान लिया जाता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी नेता को स्पीकर द्वारा चुना जाता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि लोक लेखा समिति के अलावा जो प्राक्कलन समिति है उसका अध्यक्ष हमेशा सरकार का व्यक्ति होता है, इसीलिए यहाँ पर विपक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? स्पीकर को प्रस्तुत करती है, और यह सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, क्योंकि इन लेखाओं की जांच ऑलरेडी कौन कर चुका है? कैग कर चुका है, और कैग जो कि 148 में है। और इसी कैग के द्वारा जब राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है और राष्ट्रपति सदन में यह प्रस्तुत करता है, तो सदन में इस रिपोर्ट को कौन देखता है? लोक लेखा समिति देखती है, इसीलिए यहाँ पर इसके वित्त लेखाओं और जांच करती है। वहीं सरकारी आश्वासनों पर एक स्थायी समिति होती है, जिसको हम लोग स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, स्थायी कमेटी। ये दोनों सदनों में पृथक पृथक होती है, जैसे लोकसभा में 15 सदस्य बनेगी और राज्यसभा में 10 सदस्य बनेगी। तो ये अलग अलग होती है सरकारी आश्वासनों पर। इसी तरीके से और भी कुछ समितियां हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है तो इसको जरा समझ लेते हैं कि लोक लेखा समिति कैसी है दोस्तों? तो ये वित्तीय समिति है, क्योंकि ये वित्तीय नियंत्रण रखती है, यानी पब्लिक के अकाउंट, यानी कि जो लोक लेखा है, लोक के पैसे हैं, उस पर नियंत्रण रखना इसका काम है। वहीं याचिका समिति जो कि कार्यकारी समिति के रूप में है। विभागीय समितियां जिसे हम लोग स्टैंडिंग समिति या स्थायी समिति कहते हैं। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये एक तदर्थ समिति है जिसने किसी पर्टिकुलर मामले की जांच की, और जांच के बाद जो निर्णय आया उसके बाद इस समिति का समाप्त कर दिया गया। ये हमेशा नहीं बनी होती है, क्योंकि स्टॉक बाजार में जो घोटाला हुआ था उससे संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त रूप से, जो कि एक एडहॉक कमेटी या तदर्थ कमेटी के रूप में काम कर रही थी। जब इसने अपना निर्णय दे दिया तो उसके बाद इसका जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। बस यही कहा गया। वहीं भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, तो यही तो मैंने कहा कि लोक लेखा पर नियंत्रण करने वाली 3 प्रमुख समितियां, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य के साथ, लोक लेखा समिति 22 सदस्य के साथ, सार्वजनिक उपक्रम की समिति 22 सदस्य के साथ। अब यहाँ पे संसदीय समितियां भी 2 प्रकार की होती हैं। संसद में 2 अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हम स्थायी कमेटी कहते हैं। एक होती है एडहॉक कमेटी, जिसको हम लोग तदर्थ कमेटी कहते हैं। तदर्थ समिति, तदर्थ कब होती है दोस्तों? ये तब गठित होती है जब किसी पर्टिकुलर कोई मुद्दे की जांच करने के लिए, अब जैसे कोल आवंटन था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन, इनके घोटाले की जांच करने के लिए तदर्थ कमेटी को बनाया गया। जब इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये कमेटी ने देखा, तो उसके बाद इस कमेटी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि स्थायी कमेटी सामान्यतः 1 साल के लिए गठित की जाती है, जैसे आपका लोक लेखा समिति हो गई और आपका सार्वजनिक उपक्रम की समिति, प्राक्कलन समिति, ये सभी समितियां आती हैं। अब स्थायी समितियों में अगर हम बात करें तो जो प्रमुख समितियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो जैसे एक तो है आपकी प्राक्कलन समिति या आकलन समिति कह सकते हो, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 3 तो आप पढ़ते ही हो। जांच समिति, संवीक्षण समिति, SC/ST कल्याण पर समिति, समय की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही समिति, यानी सदन में दिन प्रतिदिन क्या क्या कार्य होगा इससे संबंधित जो समितियां होती हैं, ये सभी स्थायी समिति में आती है। लेकिन वहीं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कोई भी संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। हालांकि SC/ST कल्याण के लिए भी एक अलग से SC/ST आयोग बनाया गया है, जो इसके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी जांच करती है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक अलग से कमेटी है। लेकिन न तो OBC और न ही अल्पसंख्यक, इन दोनों के लिए आयोग तो बने हैं, लेकिन अलग से कोई संसदीय समिति नहीं होती है। अब कुछ कमेटीज होती हैं दोस्तों जो केवल और केवल लोकसभा के अधीन होती है, जिस पर लोकसभा के ही नियम चलते हैं। जैसे आप देखोगे कि लोकसभा के अधीन जो समितियां होती हैं, एक तो श्रम संबंधी समिति होती है, शहरी विकास संबंधी समिति होती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी जो समितियां होती हैं, ये तीनों ही आपकी लोकसभा की समिति है। जबकि राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, तो ध्यान देना है कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति है ये राज्यसभा में आती है, क्योंकि इसका कार्य राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर किया जाता है। जबकि लोकसभा के अंतर्गत जो समितियां हैं वो ये 3 प्रमुख समितियां हैं।
अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने हेतु प्रत्यारोपित शक्ति से संबंधित है। यानी कि कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जो कार्यपालिका के नियमों को और विनियमों को बनाने के लिए डेलीगेट होती है, मतलब कि जिसको हम लोग प्रत्यायोजित शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसे हम कहते हैं अधीनस्थ विधान पर समिति। जैसे कई बार होता है ना कि नियम बनाने का जो कार्य होता है, कानून बनाने का कार्य किसके पास दिया हुआ है, वो दिया जाता है दोस्तों सदन को, इट मीन्स की संसद को, विधायिका को। लेकिन विधायिका कभी कभी कुछ ऐसे प्रावधान बनाती है जिसके अधीन रहते हुए कार्यपालिका को भी कुछ कानून बनाने की या नियम बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी को हम लोग प्रत्यायोजित विधान कहते हैं या प्रत्यायोजित शक्ति कहते हैं। और इसकी जो जांच वगैरह होती है कौन करता है, तो अधीनस्थ विधान पर जो समिति होती है ये इसको रेगुलेट करती है। इसी तरीके से हम और भी चीजों को जरा देखें यहाँ पर, तो वो क्या, अब यहाँ पर कुछ हमारे तथ्य आधारित कुछ प्रावधान है जो सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं ईयर वाइज। जैसे यहाँ पे संसदीय कुछ अधिनियम है, जैसे खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 को सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावित हुआ। इट मीन्स कि खाद्य मिलावट जो निवारण अधिनियम 1954 था, इसको सबसे पहले प्रभावी यानी लागू किया गया 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है और सती निरोध अधिनियम 1987 है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिनियम से संबंधित, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद करा दिया जाए। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। हालांकि तीनों ही अधिनियम मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर संसद तो नहीं थी, हालांकि ब्रिटिश कानून चलता था, लेकिन वो जो भी अधिनियम थे वो एक जगह पे यहाँ पे हमने शामिल कर दिए हैं। वहीं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण करने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला प्रोटेक्शन करने के लिए। और एक अधिनियम होता है जहां से प्रश्न हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986। कब आता है आपका कंज्यूमर राइट्स जो होता है प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 में आता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, जैसे उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने हेतु नमूने लेने का अधिकार है। तो इसीलिए आप जब भी किसी दुकान पर जाते हो तो जो खुले सामान होते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया या कुछ चने वगैरह, तो आप उसको 2-4 दाने लेकर टेस्ट कर लेते हो। दुकानदार मना नहीं करता, क्योंकि ये आपका अधिकार होता है। हालांकि न तो दुकानदार को पता होता है न आपको पता होता है कि इस तरीके का भी कोई नियम है। कोई कोई दुकानदार आपको डांट भी देता है और ग्राहक जिसको ये चीजें नहीं पता होती वो चुपचाप रख भी देता है सामान। गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और इसके लिए निर्धारित फीस भी उसे देनी पड़ती है। उपभोक्ता की अगर मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है और जो भी बदले में पैसा मिलेगा या जो भी वो मांग करेगा वो उसे प्राप्त होगा। फिर इसी तरीके से एक और अधिनियम है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग आरटीआई कहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति कलाम साहब ने स्वीकृति दी थी और अंतिम रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। तो 12 अक्टूबर की डेट जनरली हर जगह प्रश्न में आती है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19(1) क में इसे शामिल किया गया सूचना के अधिकार को, और यह सांविधिक यानी कि संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है, लेकिन फिर भी इसको संविधान में रखा गया। और यहीं पे आरटीआई 2005 की उद्देशिका में यानी कि जो उसके उद्देश्य थे उसमें कहा गया है कि सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना का प्रकटन होना चाहिए यानी कि प्रकट होनी चाहिए, संसूचित नागरिकता होनी चाहिए, लोकतंत्र आदर्श की प्रभुता, ये सभी चीजें उसमें शामिल किए गए हैं। वहीं 2019 में इस सूचना के अधिकार में कुछ संशोधन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि अधिकारियों और उनके कार्यों से संबंधित है। जैसे केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है अब वो 3 वर्ष या 65 वर्ष हो सकेगा, जो कि पहले कार्यकाल इनका ये अधिक होता था, लेकिन अब केवल 3 वर्ष या 65 वर्ष होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो आपका केंद्र स्तर पे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त हो या वो राज्य स्तर पे हो, लेकिन उनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष। और ध्यान देना कि अभी तक ये प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं लागू होते थे, लेकिन अब वहां पर भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अब ये प्रावधान लागू होंगे। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग का भी गठन किया गया। फिर जब सरकार ने इसके लिए एक अधिनियम बना दिया तो इसके बाद एक CIC यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को ही की गई और एक सांविधिक यानी स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में की गई, क्योंकि सांविधिक निकाय उन्हें कहा जाता है जो कि संसद के नियमों द्वारा बनाई जाती है, और संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय उन्हें कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेदों के तहत बनाई जाती हैं या संवैधानिक संशोधन के द्वारा।
और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। और इनका जो कार्यकाल होता है वो अब कितना हो गया, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अभी यही तो पढ़ा, केंद्र स्तर पे चाहे राज्य स्तर पे। अब कुछ आंदोलन भी है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ये नामक जो सामाजिक आंदोलन संबंधित है, ये भी RTI से संबंधित है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन को अधिनियम बनाने से संबंधित ये आंदोलन बहुत चर्चा में रहा। वहीं नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का एक केस है, RTI एक्ट 2005 से ही संबंधित है। ये नमित शर्मा का आपने केस सुना होगा। और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार RTI आवेदक को सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मनमर्जी की बस हम चले, आज प्रधानमंत्री ने क्या खाया और हम सूचना मांग लें। अरे तुम ये तो बताओ कि प्रधानमंत्री ने क्या खाया, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस खाने में पॉइजनिंग होगी, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि कहीं प्रधानमंत्री जी खाना तो नहीं खाए ऐसे प्रकार का, तब आपकी बात बनेगी। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाए और चले गए RTI ऑफिस में कि हमें बताओ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या खाया, मोदी जी कहाँ सोते हैं, मोदी जी क्या करते हैं। ऐसे नहीं होता है ना, आपको कारण बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को, ध्यान देना, प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा? तो इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ही तो काम करेगा। इसके लिए कौन करेगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय करेगा। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम जो 2006 है, इसके अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा होगी। यानी जब तक ग्राम सभा इसको अथराइज नहीं करेगी तब तक इसका पालन नहीं हो पाएगा। यानी सामुदायिक वन के जो अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार है, जंगल के अधिकार जो जनजातियों के, वो उनको मिल नहीं सकेंगे। आगे देखते हैं। यहीं पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया। और NGT के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन 90 दिनों के भीतर ही कर सकता है। मान लीजिए कि NGT ने कोई निर्णय दे दिया पर्यावरण से संबंधित, और उस निर्णय को अगर आपको चुनौती देनी है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान देना, हाई कोर्ट में तो चुनौती दे भी नहीं सकते हो, किसमें दोगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप चुनौती देना चाह रहे हो तो 90 दिन के अंदर आपको चुनौती दे देनी होगी। और इसी तरीके से मजदूर संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियम शामिल है। ध्यान देना कि इसमें जो संशोधन किया गया, पहले इसमें 22-23 प्रकार के जो मजदूर अधिनियम थे उनको पूरा का पूरा समाप्त करके नए प्रकार से जो है कि द कोड ऑफ ऑन वेजेस बनाया गया, मजदूरी पर आधारित, जो कि केवल 4 अधिनियम इसमें शामिल किए गए 2019 वाले में। पहला था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को शामिल किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसे आजकल न्यूनतम मजदूरी 300-400 रुपए एवरेज है किसी प्रकार का अगर आप काम कराते हो। वहीं मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम, जैसे कुछ मजदूरों को बोनस भी दिया जाना चाहिए। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की भी, तो यहाँ भी हर व्यक्ति जो एम्प्लॉय है वो असल में मजदूर ही तो है वहां का। हिंदी में अगर देखा है तो एम्प्लॉय को मजदूरी तो कहेंगे ना। और समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सेम स्तर पे जो है कि काम कर रहा है समान स्तर पे, तो समान स्तर का उसे पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर चाहे वो पुरुष महिला हो या कोई SC ST OBC हो या जनरल कैटेगरी हो, किसी भी स्तर पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है 1976। तो ये 4 अधिनियम इसमें दोस्तों शामिल किए गए और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने शामिल किया और बहुत अच्छा प्रश्न था ये। वहीं हम देखें कि कंपनी अधिनियम 2013 होता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 होता है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 होता है। फिर इसके बाद 4 अधिनियम और हैं, जैसे राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है वो 1907 में लाया गया था। जैसे क्रांतिकारी जो गतिविधियां होती थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, कांग्रेस के द्वारा या क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा, तो इस तरीके की जो राजद्रोही सभा होती थी उनको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1907 में एक कानून बनाया था। वहीं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में बनाया था कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ नहीं बना सकता। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में बना और समाचार पत्र अधिनियम 1908 में बना। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर किया गया, लेकिन यहाँ पर भी अधिनियम के टॉपिक में दिया। वहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो 2005 है, जिसके तहत हमने एक NDMA का गठन भी किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये 2005 में आया था। फिर इसी में हम देखेंगे कि क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है
और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन बनेगा? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब बनेंगे। और इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री हो गए और इसमें 9 सदस्य होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अधिनियम 2001 में पारित किया गया। आधार प्रमाणीकरण विनियम, ठीक है, विनियम क्या है? तो अब हम जरा आधार प्रमाणीकरण जो विनियम लाया गया था, नियम लाया गया था, इस पे जरा सा हम बात कर लें क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल हो चुका है। तो पहली चीज, ये जो आधार प्रमाणीकरण जो विनियम आया था ये 2016 में आया था। आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। यानी आधार से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है जगह जगह पे, यानी कि चाहे वो आपका एटीएम से कनेक्टेड हो, चाहे बैंक से, चाहे मोबाइल नंबर से, सिम से, आप कोई भी काम करने जाते हैं आपसे हर जगह गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आधार कार्ड मांगता है। तो आपका जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो 6 महीने से अधिक नहीं रखा होना चाहिए। अब मेटा डेटा का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पूरा डाटा। अब सोचो भारत में अगर यूपी के ही जनसंख्या की बात करें तो 25 करोड़ लगभग आबादी है और ये एक बहुत बड़ा डाटा है आधार कार्ड का। तो इसको जो है कि आप 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य निजी नियमों से आधार डाटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। पता चला कि आपने निजी निगम जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनी है आपने उससे कर लिया साझा और आपने क्या किया, हमारा डाटा उठा के कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका डाटा पकड़ाया और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेचारे को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई तुम्हारा हमारे पास पूरा का पूरा खाता, आधार कार्ड वगैरह वगैरह सारी चीज हमारे पास है, तुम्हें जो है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ब्लैकमेल करने का। तो सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी बीमा धनराशि प्राप्त करनी है और उसके लिए आपको आधार लगाना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। बल्कि ये केवाईसी के लिए स्वैच्छिक रूप से भी आप उपयोग के लिए दिया जा सकता है कि मुझे केवल नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना होता है, इसलिए आप आधार दे सकते हो। क्योंकि आधार पहचान प्रमाण पत्र है दोस्तों, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि अगर आप कहें कि ये आपके निवास का प्रमाण नहीं है बल्कि आपकी पहचान के बारे में आइडेंटिटी प्रूफ है ये। इसके बाद अगर हम देखें कि आधार कार्ड एक 12 अंकों का होता है और यह एकमात्र पहचान पत्र है, केवल आइडेंटिटी है। इसे अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता कि इसमें जो पता लिखा हो वो आप जो है कि वहां के निवासी है। इसलिए आप देखोगे कि आधार कार्ड का जो एड्रेस प्रूफ है उसे आप इजीली चेंज करा सकते हो, लेकिन अपनी आईडी प्रूफ जो है कि नहीं चेंज करा सकते, कि अपने 12 नंबर को बदलवा नहीं सकते, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये चीजें बहुत मुश्किल से चेंज होती हैं। वहीं राज्य खाद्य उपयोग मतलब राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रावधानों के अकॉर्डिंग जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल 20 लाख रुपए से अधिक का न हो मामला। कहने का मतलब क्या कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है वो 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम जो होता है वो उन्हीं शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जो 20 लाख तक का जो मामला होगा। अगर आप 20 लाख से ऊपर जा रहे हो और 1 करोड़ तक की धनराशि का कोई मामला है तब राज्य आयोग द्वारा सुनवाई होगी, और अगर 1 करोड़ से अधिक का कोई मामला है तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करेगा। और जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी अनिवार्य है उसके अंतर्गत जो है कि। तो इतनी सारी हमने जानकारी आज कलेक्ट की दोस्तों, और आज जो है कि ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ पाएगी क्योंकि रात भर मैं जगा हूँ दोस्तों, पिछले 3 दिनों से लगातार जग रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के नोट्स तैयार करने थे। और इतना आसान नहीं होता है दोस्तों नोट्स तैयार कर लेना, उसमें मेहनत लगती है, पूरा समय लगता है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर अदर प्रोफाइल के भी मेरे काम है जो जॉब से रिलेटेड है। तो इसीलिए बस आज एक ही क्लास रहेगी, लेकिन कल सुबह से आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स मिलेगी, आपको विजन आईएएस की जो डेली 8 से 9 बजे के बीच आती है। फिर आपको 11-12 बजे के बीच में आपको आपके शॉर्ट नोट्स की क्लास मिल जाएगी, और शाम को 5-6 बजे के बीच में आपको दूसरी शॉर्ट नोट्स की क्लास मिलेगी। और कल से निशु मैम के द्वारा भी घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की एक क्लास शुरू की जाएगी जिससे आपको डेली 3 क्लासेस मिलती रहेंगी। और आगे चल के 2-3 दिन बाद मैं एक और क्लास को इसमें ऐड करूंगा ताकि आपकी एक दिन में 3 से 4 क्लासेस आती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ पसंद आ रही हो, पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे मोर सेक्शन एक दिया होता है, मोर लिखा हुआ, वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज करके पूरे के पूरे पेमेंट सिस्टम को समझ सकते हो और वहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो और उसको आराम से आप स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।